वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, अच्छी खबरें उम्मीद करते हैं 2021 में आती रहेंगी और खबरें तो आती ही रहती हैं हमजा, मतलब अमल दिखाई देना, अमलियत नजर आएगी। अब एक्शंस जो है वो दिखाई देना शुरू करेंगे। अब हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये खबर आई है, अब हम दिखाएंगे देखिए ये हो गया है, ये हो रहा है। और इसी तरह की एक बात जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहले कराची से किए वादे पूरे करने शुरू कर दिए। अभी पिछले दिनों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नए साल का पहला तोहफा हमें नजर आया। 1.5 अरब रुपए की लागत से जदीद 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स KMC के हवाले किए गए। और बिल्कुल ऐसे ही है, वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए फायर टेंडर्स और जो बाउजर हवालगी है उसकी तकरीब हुई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। वफाकी वजीर असद उमर जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कराची में इसी साल जुलाई में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नजर आएगा। तो ये खुशखबरियाँ जो है ना कुछ सामने आई हैं। तो इस बारे से मैं हाल बातचीत कर लेते हैं ताकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो हम अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकें। तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, ये हम आगाज़ कहें इसे उन तमाम ख्वाबों का जिनका वादा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची की आवाम के साथ, लेकिन ये बाउजर्स एंड फायर टेंडर्स के अलावा व्हाट नेक्स्ट, इसके अलावा क्या क्या कुछ है मजीद? और ये इतने फायर टेंडर्स इतने बड़े शहर के लिए काफ़ी हैं, मजीद भी कुछ आने की उम्मीद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये पहला कतरा है और असरे अशीर है और कराची की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। कराची का निज़ाम टोटल दरहम बरहम हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट के लिहाज से इस शहर में $10 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि ये शहर लिवेबल बन सके और जो बाकी शहर हैं दुनिया में इस खित्ते के उनके मेयार के मुताबिक आ सके। तो जहाँ तक 50 फायर टेंडर का ताल्लुक है, देखिए फायर टेंडर सर्विसेज जो हैं वो रेस्क्यू 1112 के साथ है और उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड कायम करना पड़ता है विच इज़ इमरजेंसी सर्विसेज विदिन 5 मिनट्स ऑफ द कॉल डोर पे होनी चाहिए। अब ये इलाके की कंजेशन और उसके लिहाज से डिटरमिन होता है। कराची में अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की कोई अभी तक स्टडी नहीं की गई कि ये इंटरनेशनल रूल 5 मिनट्स पे इमरजेंसी सर्विसेज आ जाएं, उससे ही डिटरमिन किया जा सकता है कि एक्चुअली कितने फायर टेंडर्स चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि दुनिया भर में फायर डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ आग से डील नहीं करता, वो दूसरी इमरजेंसी से भी डील करता है और एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो नहीं है। एक्चुअली मेडिकल सपोर्ट भी फायर डिपार्टमेंट देता है और एम्बुलेंस जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती है पेशेंट को। तो हर किस्म की इमरजेंसी से डील करने के लिए फायर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हमें रेस्क्यू 1112 तक के लेवल तक जाने के लिए इसके लिए बेतहाशा इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग की ज़रूरत है। जहाँ तक आइंदा की खुशखबरियों की ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ 2 बड़ी खुशखबरियाँ होनी चाहिए जो आनी चाहिए। एक तो असद उमर साहब ने जैसे आपको कहा कि ग्रीन लाइन का फर्स्ट फेज़ जो है जून जुलाई अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगा और मैं समझता हूँ ये एक बड़ी खुशखबरी है। उससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी मैं ये समझता हूँ कि K4 के मंसूबे को दोबारा से आगाज़ हो जाए जिसका पानी लाने का है वो है। और तीसरी खबर जो है जो चल रही है और मुस्तकिल चलती रहेगी कि फाइनली कराची के नालों का कोई परमानेंट इंतज़ाम किया जा रहा है। अलबत्ता जो 1.1 ट्रिलियन का पैकेज आया था उसमें 7 ट्रिलियन लगभग वफाक दे रही है, 400 जो है वो सिंध हुकूमत को देना था। लेकिन आप सिंध हुकूमत के मंसूबों की फहरिस्त जब आप देखेंगे तो अगर वो 1 साल के जो मंसूबे थे उनमें सड़कों के मंसूबे ज़्यादा हैं। उन सड़कों को वो सड़कें भी अभी तक शुरू नहीं की जिनको उन्हीं ने 2012 के बजट में अप्रूव किया था। बिल्कुल ठीक। और ये सूरत हाल देखते हुए हमें बड़ी परेशानी न है। सबसे बड़ा मसला इस शहर कराची के साथ जो है, जो आवाम को पता होना चाहिए, वो ये कि बल्दियाती निज़ाम जो है, जो 2013 का कानून है, वो ऐसा कानून है जिसे कि रद्दी की टोकरी में डाल के जला देना चाहिए। जिससे कि उस कानून ने सिवाय तबाही के कुछ
कहीं भी नहीं दिया। ये सिर्फ मैं कराची की नहीं बात कर रहा, ये लड़काना है, सक्कर है, हैदराबाद है, देही इलाके हैं, देही इलाकों में भी कुछ नहीं दिया। जब कुछ दिया ही नहीं जिस कानून नकवी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तो पूरे उसको सिंध में ये मामलात हैं, सिंध में मसाइल हैं। कराची के हवाले से खास बात कर लें तो ये कह दीजिएगा कि जो सिंध हुकूमत है उसका कितना किरदार होगा, उसकी कितनी मदद दरकार होगी वफाकी हुकूमत को कोई भी जो मंसूबा है उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए और बेहतर तरीके से बाद में उसको ऑपरेट करने के लिए, इस हवाले से हमें बताइएगा। और फिर अगर जब भी किसी मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा होगा और वफाक सिंध पर जो है तनकीद कर रहा होगा, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर कल तनकीद की गई, तो सिंध आपका साथ क्यों देगा? तो ये खुशसलूबी से मामला हल नहीं हो सकते? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि क्योंकि मंसूबा सिंध में है तो सिंध की हुकूमत का भरपूर किरदार है और होना चाहिए। तनकीद इसलिए आती है कि जब वो वफाक के ऊपर तनकीद करते हैं और वो झूठ बोल रहे हों, और अगर झूठ ना बोला जाए और सच तक इक्तफा किया जाए तो कोई मसला नहीं है, डिबेट इज़ हेल्दी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आवाम को शऊर देने के लिए हक़ाइक़ को सामने रख के पेश किया जाए। ये जो सिलसिला चल रहा है कि जी सारी जो तबाही सिंध में या कराची में नज़र आती है, वो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल से है, जिसमें से 5 साल में वो मरकज़ में भी रहे हैं, और अब वो कहते हैं ये सारी तबाही जो हुई है वो उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो अगले 2.5 साल में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायर टेंडर भी ला रही है, 6 ओवरहेड फ्लाईओवर ब्रिजेस भी दिए, उसके बाद ग्रीन लाइन भी शुरू हो रही है, उसके अलावा कराची की गली सड़कों के अंदर जहाँ जहाँ से उनके MNAs इलेक्ट हुए हैं वहाँ काम भी तेज़ी से शुरू किया हुआ है। इसके बावजूद वो ये बात कहते हैं कि ये कराची के अंदर तबाही की जिम्मेदार PTI है, और वजह कहते हैं कि NFC में हमें पैसे नहीं मिल रहे। ये वो हुकूमत कह रही है जिसने 2007 के बाद PFC का अवार्ड ही नहीं किया, यानी जो कराची का हक है वो कराची को नहीं दिया, जो हैदराबाद का हक है वो हैदराबाद को नहीं दिया, लड़काना का नहीं दिया, सक्कर का नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हक है वो भी नहीं दिया उन्होंने बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर और बाय सेइंग कि हम इस तरीके से अवार्ड करेंगे। वो आबादी के लिहाज से होगा, बैकवर्डनेस के लिहाज से होगा या किसी मिक्स के लिहाज से होगा। बिल्कुल सही। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप तो खुद बहुत नाक़िद रहे हैं और बहुत कंसर्न रहे हैं कराची के हवाले से। आपने एक बड़ा जज्बाती बयान भी दिया था जिसमें आपने खुद वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया था, और वो यही थी कि कराची के अवाम जो है वो अब चाहते हैं कि उनकी बेहतरी जो है वो अमल में लाई जाए। हम देखते हैं वर्किंग रिलेशनशिप नहीं नज़र आता, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात नहीं की जाती, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आप जो मसाइल बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि NFC अवार्ड की तरफ से वो बात करते हैं कि उनको हिस्सा नहीं मिलता। इन तमाम मसाइल का हल एक मुनासिब अफ़हाम तफ़हीम है के ज़रिए ही मुमकिन है। इस मसले पर भी गौर किया जा रहा है कि बजाय इसके कि ब्लेम गेम किया जाए, दोनों सूबाई और वफाकी हुकूमतें एक पेज पर आकर आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें। जी देखिए, मैं आपको सबूत दे सकता इस चीज़ के, लेकिन पहले एक चीज़ की कर दूँ कि मैंने जब गैस के सिलसिले में बयान दिया था तो मैं कहा था मैं नदीम बाबर और उमर अयूब की शिकायत करूंगा वज़ीर-ए-आज़म से, इससे कि मैं इन दो वज़रा की, अगर मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद बना रहा होता तो फिर मैं शिकायत किससे कर रहा था। तो पहले तो ये दुरुस्त कर ले, और वो मेरी शिकायत दुरुस्त थी, और आज हमने उस गैस की सिचुएशन में थोड़ा बेहतर काबू कर सकते हैं क्योंकि वो गैस पाइपलाइन डल गई जो सिंध हुकूमत 2 साल से रोके हुए थी। अब आया आपके इस सवाल का जवाब कि कॉपरेशन, जी कॉपरेशन उनसे हो सकती है जो कॉपरेट करने को चाहते हैं। ताली 2 हाथ से बजती है, हम हवा में कितने भी हाथ हिलाते रहेंगे आवाज़ नहीं आएगी। हम हवा में तो हाथ हिला रहे हैं, हम 1100 अरब का पैकेज लेके आए, अब हमने उस कमेटी का जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जिसको PICIC प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके सरबराह कौन है? उसके सरबराह हैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब, वफाक के लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी बनी हुई थी जिसमें 3 लोग सिंध से हैं और 3 लोग वफाक से हैं, वहाँ भी बात हो रही है। 5 सितंबर को ये मंसूबा साइन हुआ था, आज 5 जनवरी गुजर चुकी है, अभी तक बुनियादी 2-3 चीज़ें थीं जिसमें कहा गया था कि कूड़ा हटाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है एक बनेगी कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और बाकी भी रीजन वाइज कंपनियां बनेंगी।
5 महीने के अंदर 5वां महीना है इस वक्त तक सिंध हुकूमत इस महकमे से कराची का, जो कि सिर्फ कराची में काम कर रहा है, महकमा नहीं बना सकी। इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए कहा गया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं होगी, अब एक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी, ये भी नहीं कर पाए। फिर जितने मंसूबे थे, किसी एक मंसूबे का पैकेज बजट में लाके असेंबली से अप्रूव नहीं किया गया, इससे कि वो या तो असेंबली को इज्जत नहीं देते, क्या वजह है। तो जिस तरीके से आपने खबरें पढ़ी कि वफाकी हुकूमत के मंसूबों का अप्रूवल एक्नेक में हो गया, CDWP में हो गया, कैबिनेट में हो गया, इस लिहाज से सिंध हुकूमत ने जो 4 ट्रिलियन के मंसूबे करने और उसकी फंडिंग सोर्स डिस्क्लोज करनी है, वो कहीं अभी तक डिस्क्लोज नहीं की। इसलिए सीरियसनेस ऑफ सिंध गवर्नमेंट इज़ डाउटफुल। इसलिए कि S3 का मंसूबा 2006 में शुरू हुआ था, 2020 तक नहीं हुआ। K4 का मंसूबा 2007 में शुरू हुआ था, 2020 तक नहीं हुआ। और अभी भी सूरत हाल ऐसी है, जो मंसूबा वो सिर्फ कागज़ पे ऐलान करते हैं, तकमील उसकी होती नहीं है, न फंड मख्तस करते हैं, ना उनकी इंटेंशन है। और यही वजह है जब हम तनकीद करते हैं इससे कि इतने बुरे हालात 2.5 साल में PTI के आने से नहीं हुए। ये इसलिए हुए कि जो सिंध के हुक्मरान हैं वो सिंध में सिर्फ लूटमार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है वो मिस्टर जरदारी एंड जरदारी लीग है, और इस बात का एहसास अवाम को दिलाना ज़रूरी है, वरना जब तक अवाम को इस बात का शऊर नहीं आएगा कि उनके असल दुश्मन ये हुक्मरान है जो कि सिर्फ महल्लात बनाते हैं, अवाम की खिदमत नहीं करते। ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे सूद के रहनुमा तहरीक इंसाफ हमें बता रहे थे उन तमाम वफाकी मंसूबों के बारे में, वफाकी हुकूमत के मंसूबों के बारे में, जो कि जिसके बारे में ऐलान किया गया है कि हम 2021 में वो देख सकेंगे उन्हें पाए तकमील तक पहुँचते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कराची वालों के बाद पावर सेक्टर के हवाले से भी ना एक अच्छी खबर है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए आवाम को सस्ती बिजली मिलने की जो है ना उम्मीद बन गई है। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुआहदे तय पा गए और ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम और शमसी तवानाई पर मुश्तमिल IPPs ने टैरिफ कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। इससे कि आवाम को अगर बिजली में ही रिलीफ मिल जाए तो भी बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है। ये वैसे चीख के देने वाली ना ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप चीख के बताएंगे जी कि ये चीज़ होगी है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है बिजली का। हाँ, लेकिन अभी इसको हमने देखना है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से हम पे असरअंदाज होता है। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमती अफसरान और IPPs मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत करेंगे। मुआहदे की रूह से हर IPP का अपना बोर्ड भी मुआहदे की मंजूरी देगा, और मुआहदे से टैरिफ और आइंदा सालों में सर्कुलर डेट में कमी आएगी। और जरा ये भी बता रहे हैं कि दोनों फरीक मुल्क के वसीतर मफाद में कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम पर भी रजामंद हो चुके हैं। और इसी हवाले से एक और बड़ी खुशखबरी है कि शमसी तवानाई IPPs के बाद दूसरी एक चीज़ है जहाँ से हमें गन्ने के फोक वाली जो IPPs हैं वो भी टैरिफ कम करने पर राज़ी हो गई हैं। और ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं जो हो रही हैं। और बिजली जो बार बार बढ़ जाती थी ना, कीमत बढ़ानी पड़ती थी, अब ये नहीं होगा। और फिर सर्कुलर डेट में जब कमी आएगी तो शायद हमारी बिजली सस्ती भी होगी। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे माहिर मौशी अमूर मुज़म्मिल असलम से। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल असलम साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, ये जितनी हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं इन फैसलों से, ये तमाम उम्मीदें मतलब है कि मुमकिन है ये जो मुआहदा तय पाया है ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इससे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, इसमें ये जो मुआहदा तय पाया है, ये जो बिजली बनाने वाले घर जो तेल से बिजली बनाते थे, गैस से, और अब वीकेंड पे जो है आपने देख लिया कि शुगर केन और जो शमसी तवानाई से भी जो बिजली बनाते हैं उनके साथ भी मुआहदा हो गया। इस मुआहदे के एवज हुकूमत को सालाना जो है 850 अरब रुपए की बचत, और 10 साल में 850 अरब रुपए की बचत होगी, जो रोजाना की बुनियाद पे जो है लगभग महीना के जो है 7 अरब रुपए होगा। अच्छा, अब इसमें जो आपने एक बात बोली कि बिजली की शायद कीमतें कम हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि बिजली की कीमतें अभी कम नहीं होगी। अच्छा, ये इजाफी बोझ था हुकूमत पे जो है बिजली घरों के जो मुआहदे हुए थे हमारे उनके साथ, उसकी वजह से पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा सर्कुलर डेट जिसे गर्दिशी कर्जे कहते हैं वो 2400 अरब रुपए के करीब पहुंच गए। अब क्योंकि जब ये मुआहदा हो जाएगा तो एक हुकूमत के जो गर्दिशी कर्जे बढ़ने की रफ्तार है उसमें जो है कमी आएगी, और वो 850 अरब रुपए की जब वो बचत होगी तो वो बिलवास्ता हुकूमत जो है पहले जो गर्दिशी कर्जे के चक्कर में पावर कंपनीज को देती थी वो आवाम पे खर्च कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हम देखें कि बिजली की कीमतें कम हो, बल्कि अभी हम IMF के साथ आजकल बातचीत कर रहे हैं
और IMF की देरीना ख्वाहिश कह रहे हैं कि वो ये कह रही है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ। पिछले 1 साल से वज़ीर आज़म उसको नहीं बढ़ा रहे, लेकिन शायद आप आने वाले दिनों में सुनेंगे कि बिजली की कीमत शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए यहाँ से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बिजली की कीमत बढ़ तो जाएगी, लेकिन ये जो मुख्तलिफ हो रही है और जो हुकूमत काम कर रही है चीजों पे, आगे जाते हुए जो है मजीद बिजली की कीमतें फिर नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत खबर है। और अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके 3 हिस्से थे। एक IPP, एक हुकूमत के IPPs और चाइनीज जो कंपनी जिन्होंने पावर कंपनी CPEC में लगाई हैं, अभी तक उनसे मुआहिदा नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और तीसरा फिर उसके बाद ये जो तरसीलात होती है बिजली की, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा चोरी और ये मसाइल हैं। उस पे जो है लाइन लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक उस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, हुकूमत इस पोजीशन में नहीं आएगी कि बिजली सस्ती कर पाए। तो अभी इसमें बहुत काम बाकी है। ये एक बहुत लंबे अरसे का, जिसे कहते हैं कि इसमें खराबी थी। इस हुकूमत को कामयाबी की मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा मसला IPPs का हल कर दिया और उनको भी खुश करके भेजा है घर। ऐसा नहीं कि उनको नाराज किया। तो अब आने वाले दिनों में जो है इन चीजों पे फोकस करना होगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। बिल्कुल मुज़म्मिल असलम साहब, स्मार्ट मीटर्स की कितनी हमें ज़रूरत है और हमें किस तरीके से इंश्योर करना होगा? आपने लाइन लॉसेस की बात की है, वो हम कैसे कम कर सकते हैं? और साथ अदायगी के हवाले से जो बातें आ रही थी इस मुआहदे के अंदर, अब डॉलर में नहीं होगी, ये पाकिस्तानी रुपयों में होगी, और डॉलर की जो एक हद है वो भी मुकर्रर कर दी जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, माजी में इन्होंने जो है ना, इनको हुकूमत बिजली रुपए में बेच रही थी और इनको टैरिफ डॉलर में दे दिया था। जब जब रुपए की कीमत गिरती थी तो इन पावर कंपनीज के जो है ना मुनाफे में इजाफा हो जाता था। अब हुकूमत ने उसको फ्रीज कर दिया एक ही जगह पे। अगर कल को मिसाल के तौर पे डॉलर बढ़ भी जाता है तो इनको जो है 148 रुपए के हिसाब से बिजली इनकी बिकेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि फ्यूचर में जो है अगर रुपए की कदर में गिरावट आती है या आती है तो इन बिजली घरों को वो उसका जो है फायदा नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगी। और ये भी एक, ये जिस तरीके का मुआहिदा मैंने बता रहा हूँ कि बनाया है, ये एक निहायती कामयाब मुआहिदा है। और 850 अरब रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं है। कुछ लोग उसको प्ले डाउन कर रहे हैं कि जी महीने का सिर्फ 7 अरब रुपए, दिन का आपका 7 अरब रुपए का, इस सब जो है ना दिन का 2 अरब या 1.5 अरब रुपए का आपका गर्दिशी किरदा बढ़ रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कतरा कतरा समुंदर बनता है। अब चाइनीज कंपनीज के साथ अल्लाह करे कि उनके साथ भी सही मुआहिदा हो जाए, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने बिजली लगाने के चक्कर में ये नहीं देखा कि वो कितनी कीमत में लगवा रहे हैं, बस वो अंधाधुंध लगा गए। और उसका खुमियाजा जो है आने वाली नस्ल खास तौर पे भुगतेगी। ये नस्ल तो भुगत रही है, लेकिन आने वाली नस्ल पे और ज्यादा इसका बोझ है। तो ये हमने जुल्म किया अपनी आने वाली नस्लों पर। बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा कि आजकल तो बहुत सारी, जिसे कहते हैं मुतबादिल तरीकों से भी बिजली के ऊपर लोग दुनिया काम कर रही है। पाकिस्तान में ये महंगे फर्नेस ऑयल, जैसे आप खुद कह रहे हैं, महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली तैयार करना जो है, हम कब इससे जान छुड़ा सकेंगे? अभी पिछले दिनों कल ही जो ब्रेक डाउन हुआ है बिजली का, उसके बारे में बताइएगा। जैसे आप कह रहे थे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं हमारा, मतलब अगर बिजली बन भी रही है तो अब सिस्टम हमारा इस काबिल नहीं है कि वो उसको तरसील कर सके, उसके बारे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस तरह की चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी ज़रूरत है हुकूमत को इन तमाम एरियाज़ एंड एंगल्स पे काम करने की? देखिए, अगर आप मुल्क में गाड़ी बनाने वाली कंपनीज को लाएंगे और सड़कें आप ना बनाएं और टूटी फूटी सड़कें हो तो वो उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने पावर प्लांट बना दिया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम आपने नहीं साथ लगाया तो उन पावर प्लांट्स का लगाने का कोई फायदा नहीं था। अब ये है कि हुकूमत जो है इस पे काम कर रही है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बिजली जो बन रही है वो जो है आवाम तक पहुंचे और सार्फिन तक पहुंचे। रहा सवाल ये कि जो लाइन लॉसेस हैं, जैसे कराची की मिसाल है, कराची एक एग्जाम्पल कि यहाँ पे लाइन लॉसेस को के इलेक्ट्रिक ने बहुत कंट्रोल किया, अलग अलग, जैसे आपने खुद बताया कि अच्छे मीटर्स लगाए हैं। इसके अलावा इन्होंने जहाँ जहाँ कूड़ा लगता था वहां पे तारों का निजाम चेंज किया ताकि जो है तो ये ना हो। तो ये जो है इम्प्लीमेंट, ये बेस्ट केस स्टडी पूरी कंट्री में होनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि ये जो पेशावर के इलाके हैं, इंटीरियर सिंध के इलाके, वहाँ पे 60% लाइन लॉसेस हैं। ऊपर जो है फाटा वगैरह में जो है बिजली वहाँ पे आवाम के लिए दी हुई है, उसको फ्री की हुई है, तो वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने लगे हैं जो बहुत बिजली फ्री में इस्तेमाल हो रही है। तो ये सारे निज़ाम को आपको ओवरऑल देखना होगा। लेकिन अब कितनी देर हम ये बातें कई सालों से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम 2300 अरब में खड़े हो गए।
तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जंगी बुनियादों पे देखना चाहिए ताकि ये मसला ओवरऑल खत्म हो, क्योंकि अब बिजली के बिल जो 3.5 के आ रहे हैं, जैसे मेरा बिल भी जो घर का गर्मियों में लाख रुपए से ऊपर चले जाता है, तो ये अनअफोर्डेबल लेवल, दुनिया में कहीं इतनी महंगी बिजली नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब, ये कहिएगा, अगर इतने बेहतर मामलात हो रहे थे, पॉलिसी साजी इतनी बेहतर तरीके से हो रही थी, तो फिर एक इस्तीफ़ा आता है ताबिश गौहर साहब का, उसके बाद लोग भी परेशान हुए, हम भी थोड़े से हैरान हुए कि जब ब्रेक थ्रू होने वाला था उस वक्त ये इस्तीफ़ा आ जाना, आप उसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये काम ही गलत है कि आप ऑनररी जो है लोगों को अपने जो है वो लगा लें, एडवाइजर लगा लें। ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, इनकी तनख्वाहें, कौन फ्री में काम करता है? फिर जब आप फ्री में काम करने जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको जो है बातें सुनने को मिले और काम होना, तो वो वहां से निकल जाता है। तो ये जो हमारा निजाम है, एक तो ये कि गवर्नमेंट के जो पेमेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही वसीदा है। अब इन पेमेंट स्ट्रक्चर्स को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे बुलाए और मैं जाऊं इन पेमेंट स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करूं, इसका मतलब ये कि मेरी नीयत खराब है, मैं कहीं ना कोई बेईमानी करूंगा, रिश्वत दूंगा या इंफॉर्मेशन लीक करूंगा जिससे अपना मैं पर्सनल फायदा उठाऊं। इतने बड़े बड़े नाम वहां बैठे हुए हैं जिनके इतने बड़े बड़े कारोबार हैं और वो फ्री में वहां बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो फ्री लंच। तो हुकूमत को पहली बात तो ये कि अगर एडवाइजर और खासतौर पर प्रोफेशनल्स ला रहे हैं तो उनको उनकी प्रॉपर रेम्यूनरेशन दें। दूसरा, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती और ये इतना उनको तंग और फ्रस्ट्रेट करती है कि वो आदमी कहता है यार खुदा के वास्ते यहाँ से निकलो। तो यही अलमिया है आज हमारा मुल्क जो पीछे रह गया है। ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अच्छे क्वालिटी लोग नहीं आते काम करने। मुज़म्मिल असलम साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी तो बहुत डिस्कस किया जाता है ना, और ख़ास तौर पे जब बात होती है तवानाई सेक्टर की, वहाँ पर जहाँ पुरानी पिछली हुकूमतों के इक़दाम हैं वहाँ पर जिस हुकूमत का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा डिस्कस होता है, नदीम बाबर साहब को लेकर, रज़ाक दाऊद साहब का उनका दूसरा है लेकिन ठीक है उनको लेकर भी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मौजूदगी में आप समझते हैं मुनासिब मुआहदे हो सकेंगे IPPs के साथ, जिसके साथ मुल्क में तवानाई के शोबे में बेहतरी आए, गर्दिशी कर्जे को कम करने में मदद मिले? देखिए, IPP के मुआहदे में तो एक बहुत बड़ी टीम, एक नदीम बाबर की उसमें अकेले की सेम नहीं है, उसमें उमर अयूब भी हैं, उसमें वजीर आजम खुद भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हमारी फौज के इदारों ने भी सुना इसमें बैठ के नेगोशिएट कराया। फिर एक इंडिपेंडेंट जो एक टीम बनी थी, मोहम्मद अली के नीचे कमीशन बना था, वो लोग भी हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो ये है जो सब में है, हुकूमत को इस कारोबार से निकल जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी रही है। जो LNG का फैसले थे, हुकूमत क्यों रोज़ाना ख़रीदारी के डिसीजन लेती है, प्राइवेट सेक्टर को दे दे और प्राइवेट सेक्टर मंगाए उसको, ताकि वो जो है बेहतर से बेहतर जो है हमारे मुल्क में जो है कीमत कंपेटिटिवनेस आए। तो जब हुकूमत अपने हाथ में फैसले रखेगी तेल की कीमतें बढ़ाने की, चीनी की कीमत की, वीट सपोर्ट प्राइस, ये वो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी न किसी शक्ल में आ जाएगा। गवर्नमेंट को आप इन्वॉल्व बिजनेस से ना करें, उसको निकाल दें, उसको सिर्फ रेगुलेटर बनाएं। जो डिसीजन है कितनी सप्लाई देनी है, क्या कीमत है, लेट द मार्केट डिसाइड। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को रेगुलेटर होना चाहिए। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे और ये एक अच्छी खबर है कि मामला हल हो जाएगा। लोग तो अब बड़े परेशान हो गए, गर्मियों के अंदर इतने बिल आ जाते हैं और पंखे भी सोच के चलाते हैं, AC चलाना तो अब जो है बहुत बड़ी लग्जरी हो गई। जबकि पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है कि ब्लेस्ड है, हमारे पास एक इतनी लंबी कोस्टल लाइन है, हमारे पास इतना अच्छा सूरज है, हमारे पास एक गन्ने के फोक और समेत बहुत सारे ऐसे और मुतबादिल ज़राए हैं जिनसे बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन इन तमाम इक़दामात को लेने के लिए दुरुस्त सम्त में फ़ैसला साजी की ज़रूरत है और फिर उस पर अमल दरामद की। बिल्कुल जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।